हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। तो करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछले एक साल का करंट अफेयर्स इसमें रिवाइज कर रहे हैं। तो आपकी 2 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हमने 20 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक करते हैं। तो अच्छा, पहले लास्ट क्लास की क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन था, गुजरात के किस गांव के प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही था, ठीक है। तो कच्छ जिले के गुनेरी गांव में ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो जेड मोड सुरंग, अच्छा इसको जिसको हम सोनमर्ग सुरंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ थी? आपकी जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। तो ये भी आपको पता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये तो आपका तमिलनाडु में, जो आप पम्बन 2.0 के नाम से जानते थे ना, तो पम्बन 2.0 के नाम से जानते थे, यही है आपका, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया था जिन सभी का सही था। तो चलिए आज की क्लास का अगला टॉपिक करते हैं, मतलब आपकी इस सीरीज का 21 टॉपिक, ठीक है। तो हम 20 टॉपिक पहले ही कवर कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक है आज की क्लास का, सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। देखो, तो हमारे सिंगापुर के जो राष्ट्रपति थे, भारत यात्रा किस लिए आए थे, ठीक है। तो ये 14 से 18 जनवरी के बीच आए थे, ठीक है। 14 से 18 जनवरी के मध्य सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये प्रेसिडेंट साहब हैं कहाँ के? सिंगापुर के। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भारत यात्रा में आता है तो ऐसे नेताओं के नाम पूछे जाते हैं जो मतलब पीएम या राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, जो भारत यात्रा पर आए हैं, तो उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। ने भारत की तो थर्मन सनमुगरत्नम ने भारत की राजकीय यात्रा की 14 से 18 जनवरी के बीच। तो यह यात्रा उनके भारत और सिंगापुर के संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई। भारतीय, अच्छा देखो, इन्होंने एक अच्छा काम किया। भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो देखो, भारतीय जो उद्योग परिसंघ के, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास, इनको सिंगापुर भारत संबंधों में योगदान के लिए सिंगापुर के मानद नागरिकता का अवार्ड दिला, ठीक है। तो इनको मानद नागरिकता का अवार्ड किसने दिया? सिंगापुर के राष्ट्रपति सनमुगरत्नम ने, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो विकसित भारत 2047 और समृद्ध उड़ीसा 2036, ये समृद्ध उड़ीसा का लक्ष्य याद रखिएगा। और ये तो आपको पता ही है, विकसित भारत हम कब से कर रहे हैं। तो लक्ष्य के साथ सिंगापुर उड़ीसा के मध्य 8 विभिन्न समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप समृद्ध उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, एक तो ये जब आए थे ना, भारत आए थे, तो एक तो नई दिल्ली गए, तो न्यू दिल्ली में ये रहे कुछ टाइम। उसके बाद ये गए उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा गए, उड़ीसा क्या करने गए भाई साहब? ये तो उड़ीसा गए। अच्छा, ये सिंगापुर के आपको पीएम पता है? तो यहाँ के आपके पीएम क्या है? पीएम का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लॉरेंस वॉग का नाम याद रखिएगा, भी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो याद रखिएगा। तो ठीक है, तो ये आए। अब सिंगापुर से हमारे जो संबंध है, तो सिंगापुर से देखो, जो संबंध है हमारे 1965 से चल रहे हैं। 1965 से हम स्टार्ट कर चुके हैं संबंध यहाँ के, ये तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन्होंने एक विशेष काम किया था, वो आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो विश्व कौशल केंद्र, तो जब ये भारत आए तो इन्होंने विश्व कौशल केंद्र का दौरा किया। तो विश्व कौशल केंद्र का दौरा किया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधे बन सकता है। अब ये है कहाँ? तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ये भी, ठीक है। तो भुवनेश्वर में स्थित है विश्व कौशल केंद्र, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके वित्त पोषण किसने किया था? तो सॉरी, अरे यार, ये कहाँ से आ गया स्क्रीन पे? तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसका वित्त पोषण किया, मतलब इसको फंडिंग की, फंड करने वाला एडीबी हो गया। और इसके देखो, इसके निर्माण में जो हेल्प हुई, हेल्प कहाँ से मिली थी हमको? सिंगापुर से, ठीक है। तो सिंगापुर से हेल्प मिली थी हमको। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। करेंसी यहाँ की क्या है? करेंसी यहाँ की आपको सिंगापुरी डॉलर याद रखना है। तो सारा क्वेश्चन जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड होने थे, सब हमने कवर कर दिए। चलो, तो टॉपिक नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, इंडोनेशिया के भी राष्ट्रपति भारत आए, किस लिए आए? ये 23 से 26 जनवरी 2025 के मध्य इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत की यात्रा की। और भारत के देखो, जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह था ना, तो इसके मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो ये मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने काम किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, है ना। और जो
पहले गणतंत्र दिवस था ना, उसके भी जो आपके मुख्य अतिथि थे सिंगापुर के राष्ट्रपति थे, सुकर्णो नाम था उनका। तो ये भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले चौथे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हो। तो वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने के फलस्वरूप भारत व इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलने की आशा व्यक्त की जाती है, ठीक है। तो वर्ष 2025 को एक और नया रूप मिलता है भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में। वर्ष 2023 में भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 29.4 बिलियन डॉलर हुआ। अच्छा, इनके बीच एक और समझौता हुआ। हमने इंडोनेशिया को क्या देने का वादा किया है? ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस का हमने इनके साथ सौदा किया, पैसा लेंगे हम इसका इनसे, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इनको देने वाले हैं। पहले हम किसको दे चुके हैं? तो फिलिस्तीन को हम फिलीपींस को दे चुके हैं। फिलिस्तीन अलग है, ठीक है, फिलीपींस को हम दे चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये देखिए, इनका नाम याद रखो, प्रबोवो सुकर्णो साहब हैं। तो ये हमारे 26 जनवरी को ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे भारत। चलो, भारत की टॉपिक नंबर 23 देखो। तो भारत की नौवहन प्रणाली में सुधार के लिए इसरो का 100वां प्रक्षेपण, भैया इसरो का 100वां प्रक्षेपण आपको अच्छे से याद है। जब हमने ये क्लास में क्वेश्चन किया था तो हमने बताया था ना इसके बारे में, क्योंकि ये फेल हो गया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 29 जनवरी को ये लॉन्च किया। देखो 29 जनवरी की डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। 29 जनवरी 2025 को अपना 100वां प्रक्षेपण लॉन्च किया। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 100वां नंबर का है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके तहत एक नेविगेशन एंड पोजीशनिंग सिस्टम सैटेलाइट, मतलब NBS इसका फुल फॉर्म है। तो नेविगेशन एंड पोजीशनिंग सिस्टम सैटेलाइट मतलब NBS 02, इसके द्वारा कौन सा NBS 02 को हमने लॉन्च किया था, ठीक है। रॉकेट कौन सा था, मतलब कौन सा वाहन था? तो प्रक्षेपण हुआ कहाँ से था भैया? तो प्रक्षेपण होता श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमने इसको लॉन्च किया। और कौन सा वाहन था बाबा, बताओ भाई? तो वाहन था GSLV 15, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किस वाहन से? GSLV 15, ठीक है। जो GSLV 15 से हमने इसको लॉन्च किया था, जो कि फेल हो गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप के साथ लगभग 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो 1500 किलोमीटर की परिधि में सटीक पोजीशनिंग, नेविगेशन व टाइमिंग की जानकारी देना था। तो NBS 02 सैटेलाइट को बेंगलुरु स्थित, अच्छा किसने इसका निर्माण किया था? तो बेंगलुरु स्थित UR सैटेलाइट सेंटर ने विकसित किया था, ठीक है। तो NBS 02 को विकसित करने वाला कौन था? तो UR सैटेलाइट सेंटर जो बेंगलुरु में है। इसरो के नवनियुक्त अध्यक्ष बी नारायण, ठीक है। तो जो नए अध्यक्ष हैं 11वें नंबर की इसरो के हेड हैं, ठीक है। तो बी नारायण 11th हेड हैं इसरो के, 11th हेड हैं, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में ये पहला प्रक्षेपण था जो कि फेल हो गया। देखो 2 चरण सफल रहे, इसके तो 2 चरण थे वो सफल थे, बट तीसरे में ये डिसमिस हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हो NBS 02 मिशन लॉन्च हो रहा है, जो कि 2 चरण के बाद जिसका तीसरा चरण फेल हो गया, ठीक है। तो आज का टॉपिक नंबर 24 करते हैं, वन स्थित रिपोर्ट। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आने ही हैं, ठीक है। तो वन स्थित रिपोर्ट 2023 का पार्ट 1 करते हैं, ठीक है, कवर। तो 21 जनवरी 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, तो मंत्रालय तो आपको भूलेगा ही नहीं क्योंकि सेम मंत्रालय है ना। तो अच्छा ये एक बात और इसके बारे में लिख लो। तो ये GSLV की कौन सी उड़ान थी? 17वीं उड़ान थी। तो ये GSLV की 17th उड़ान थी, ठीक है, 17th उड़ान थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलो, इस रिपोर्ट को कब प्रकाशित किया गया? 21 जनवरी 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। अच्छा, ये कितने वर्ष के अंतराल में? तो 2-2 वर्ष के अंतराल में जारी होती है, ठीक है। 2-2 वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है प्रकाशन। और कहाँ से जारी किया जाता है बताओ? तो ये देहरादून से जारी होती है आपकी, ठीक है, देहरादून से। तो देहरादून से इसको जारी किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो टोटल वन एरिया आवरण क्या है? तो देखो वन आवरण, ठीक है। तो वन आवरण हो गया कितना? देखो 715 343 मतलब 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वन आवरण हो गया। और अगर यह कितना है? देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%, ठीक है, 21.76% हो गया। लेकिन अगर वन और वृक्ष दोनों को साथ में ले लें, देखो वन और वृक्ष अगर दोनों को साथ में लेते हैं तब कितना? ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, यही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो ये वाला डाटा आपको रट लेना है।
ठीक है। तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है, तो 25.17% है। तो ये आपको याद रखने में भी आसानी होगी कि मतलब 1/4 जो इलाका है भारत का तो वन एवं वृक्ष आच्छादित है। तो देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश एमपी में हो गया, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी देखोगे तुम लोग तो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो देखो तो वो छत्तीसगढ़ में ही हुई है। ठीक है। चलो, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश का पहला स्थान लक्षद्वीप का है। मतलब देखो इसका मतलब ये है, देखो अगर इतना ही एरिया है, इसमें अगर देखा जाए कि इस 100% में कितने परसेंट वन है, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो परसेंटेज नंबर मान लो 90% हो गया, तो ये जो नंबर है तो ये सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का है। बट आपका एरिया ज़्यादा है तो आपको भले इस एरिया इस वन से ज़्यादा होगा, बट आपका ये परसेंटेज तो कम ही होगा, है ना। क्योंकि मतलब टोटल एरिया का मतलब तुम्हारे पास जितना एरिया उसके कितने परसेंटेज में वन है, तो वो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप टॉप पे बना हुआ है। ठीक है। चलो अच्छा, वन रिपोर्ट स्थित का पार्ट 2 करते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन से हैं, मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा रहे हैं। ठीक है। तो इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। और देखो अब जो मैंने छत्तीसगढ़ बताया था ना, देखो अगर वन क्षेत्र की सिर्फ बात करता है तब है इनके नाम मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, जबकि 2021 से 23 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको, देखो डाटा आप सही से क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। ठीक है। कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य के सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ हो गया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश वाले जो यूपी वाले एग्जाम देने वाले हो ना, तो ये उत्तर प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा, रैंक ध्यान रखिएगा। उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया। तो ये 5 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो रिपोर्ट के अनुसार 19 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है। मतलब ये सही है अपना। देश में बांस धारित क्षेत्र, मतलब जो बांस की झाड़ियाँ देखते हो, बांस किसी ने देखा, बांस ऐसे कुछ झाड़ियाँ बड़े बड़े बांस होते हैं, तो बांस धारित जो क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। चलो, तो वर्ष 2023 के आकलन में देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक कितना, तो कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है। तो ये कार्बन स्टॉक हो गया आपका। तो वर्ष 2023 में कुल कच्छ वनस्पति, जो कच्छ की वनस्पति आवरण क्षेत्र है वो कितने, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति आवरण वाले 3 राज्य देखो, तो कच्छ वनस्पति वाले आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात हो गया, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पढ़ना जरूर है। सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं, देखो तो ये तो आपने किया है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हम दोबारा कर रहे हैं। ठीक है। देखो तो बस इन 2 पेजों को आप, इन दोनों के आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो या जो भी कर लो या नोट्स पे लिख लो। इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में। ठीक है। चलो अच्छा, तो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में कुछ और बताओ। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये कब से शुरू किया गया था, ठीक है, स्टार्ट कब से हुई थी ये रिपोर्ट आना, ठीक है, तो स्टार्ट कब से हुई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो ये देखो वन स्थिति रिपोर्ट 2023, ठीक है, तो ये सब डाटा हमने पढ़ लिया। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17%, इसमें देखो वन क्षेत्र इतना है और वृक्ष क्षेत्र इतना है। ठीक है। तो वृक्ष क्षेत्र और वन क्षेत्र दोनों को मिला के है ये टोटल, इन दोनों का एडिशन है ये ऊपर। ठीक है। तो 2021 में पिछले आकलन के बाद कुल वन और क्षेत्र में 100 कितना वृद्धि कितनी, ये ज़्यादा जरूरी, तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। ठीक है। तो जो 1445 वर्ग किलोमीटर पिछले 2 सालों में वृद्धि हुई है। आई एम सॉरी। चलो, तो टॉपिक नंबर 26 करते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, देखो तो 15 से 17 दिसंबर 2024 के मध्य, ठीक है, तो 15 से 17 दिसंबर 2024 के मध्य श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके, इनका नाम याद रखना है आपको, अनुरा कुमार दिशानायके, इनकी इमेज देखो ये हैं भाई साहब। ठीक है। तो अनुरा कुमार दिशानायके ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच बिजली ग्रेड कनेक्टिविटी, ठीक है, तो बिजली ग्रेड कनेक्टिविटी एवं बहुउत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने तथा पेट्रोलियम से विद्युत संयंत्रों के लिए LNG की आपूर्ति पर विचार किया गया।
देखो एक अब ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है, शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट के कार्य को तेज करने का निर्णय लिया गया। अब देखो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता हेतु श्रीलंका के लिए भारत ने पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। तो भारत ने कहा भाई श्रीलंका को भी अध्यक्ष बनाओ यार तुम लोग। तो संपर्क में सुधार के लिए दोनों देशों के बीच रामेश्वरम, देखो रामेश्वरम व तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा की बहाली पर सहमति बनी है। ठीक है, पहले इसको बैन कर दिया गया तो वापस से बहाल कर दिया गया। अच्छा, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज पता है आपको श्रीलंका और भारत के बीच जो अभी हाल ही में हुई हैं मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, तो इनमें भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सा होता है? तो मित्र शक्ति होती है। ठीक है, तो एक तो मित्र शक्ति होगी, दूसरी कौन सी होगी? स्लीनेक्स हो गई। ठीक, तो मित्र शक्ति और स्लीनेक्स इन दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये देखो श्रीलंका है आपकी, यहाँ की कैपिटल बता दो। कैपिटल तुमको पता है? बताओ भाई। श्री जयवर्धने है ना वो, ये कोलंबो लंबा मत लिखना अब तुम लोग। चलो तो ये देख लो, इनके यहाँ के क्या राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अनुराग कुमार दिशानायके, इनका नाम मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक नंबर 27 करते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन की भारत यात्रा। अब देखो इनकी भारत यात्रा चालू है, क्यों? 17 से 18 फरवरी 2025 के मध्य कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद, इनकी फ़ोटो देख लो। भारत के जब ये आए थे ना, बहुत ही वायरल हो रखे थे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रखे थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये। तो तमीम बिन अहमद ने भारत की राजकीय यात्रा की। दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान से बचाव के लिए संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय, जो देखो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मतलब दोनों देशों के बीच जो व्यापार चल रहा है उसको दोगुना कर देंगे 2030 तक। भारत में अपने निवेश को 1.5 से 10 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता को कतर ने व्यक्त किया। भारत को सर्वाधिक मात्रा में तरलीकृत, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो या तो भारत को सर्वाधिक मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कतर द्वारा की जाती है। वर्ष 2022-23 के मध्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? 18.77 अरब डॉलर का था। तो भारत ने कतर को 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया था। अब देखो कुछ बातें कतर के बारे में आपको और जाननी चाहिए। ठीक है, एक तो कतर की कैपिटल बताओ। जो कतर की कैपिटल है, यहाँ की कैपिटल क्या हो गई? दोहा, है ना, दोहा यहाँ की कैपिटल हो गई। अब यहाँ से हम कितनी नेचुरल गैस मिला? जो नेचुरल गैस है ना, तो जो 48% है, 48% नेचुरल गैस का जो आयात होता है हम कतर से करते हैं। अब ये समझ लो, इससे आप अंदाज़ा लगा लो, इसीलिए टॉप पे बना है। अच्छा, पेट्रोलियम गैस का भी 29% लगभग। ठीक है, तो पेट्रोलियम गैस है ना, उसका भी 29% लगभग हम इस कतर से आयात करते हैं। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हम कतर से मंगाते हैं। अच्छा, यहाँ से अभी हमने एक समुद्री अभ्यास किया है इनके साथ, समुद्री अभ्यास, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो समुद्री अभ्यास क्या है? उसका नाम जाइर अल बहर। तो जाइर अल बहर, ठीक है, तो जाइर अल बहर, ठीक है, तो जाइर अल बहर इनके साथ समुद्री अभ्यास किया गया। ये भी आपको, इसको रोर ऑफ द सी भी कहते हैं। तो रोर ऑफ द सी मतलब समुद्र की गर्जना। ठीक है, चलिए तो टॉपिक नंबर 28 करते हैं। टॉपिक नंबर 28, चलो तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा AI कोशा और AI कंप्यूटर पोर्टल और फाउंडेशन AI मॉडल लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, देखो तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। 6 मार्च 2025 को केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया इनको AI कोशा। अब AI कोशा क्या है सर? तो AI कोशा जो है संरचित और प्रमाणित डाटा प्रदान करके AI मॉडल विकास की प्रक्रिया को सरल बनाएगा। मतलब ये डाटा प्रदान करेगा जो AI मॉडल विकास की प्रक्रिया को सरल बनाने वाला है। ठीक है, तो AI कोशा उच्च गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा तक आसान से पहुंच प्रदान करेगा। मतलब एक प्रकार से डेटा अपने आप में संग्रहित रखेगा। डेटा की पहुंच को आसान बनाने का काम होगा AI कोश। एक कोश मतलब क्या होता है? संग्रह करता होता है ना, वैसे भी। फाउंडेशन मॉडल वह बड़ा AI मॉडल होता है जिसे विशाल डाटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है और जो विभिन्न AI कार्यों को करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हमारा फाउंडेशन मॉडल तैयार किया जाने वाला है। भारत अगले 3-4 वर्षों में स्वयं को GPU विकसित करेगा। मतलब स्वयं का GPU विकसित करने वाले हम, जिसका उपयोग 100 रुपये प्रति घंटे से कम कीमत पर किया जा सकेगा। समझ रहे हो? अभी हम
बाहर से करते हैं तो हमें ज़्यादा खर्चा आता है। इंडिया एआई कंप्यूटर पोर्टल 18,000 से अधिक जीपीयू, क्लाउड स्टोरेज और विभिन्न एआई सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। इस पोर्टल को छात्रों, शोधकर्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी विभागों के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, मतलब आप बेसिकली आप एजुकेशन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये देखो केंद्रीय मंत्री आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, तो एआई का विकसित इन्होंने लॉन्च कर दिया है एआई को। टॉपिक नंबर 29 देखते हैं। टॉपिक नंबर 29 क्या है भाई साहब? राष्ट्रीय जलमार्गों से कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना। देखो, तो 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह व जलमार्ग मंत्री, ठीक है, इनका नाम मत भूलिएगा, सर्बानंद सोनोवाल, जो जल मंत्री हैं, बंदरगाह मंत्री हैं, द्वारा जलवाहक योजना, कौन सी योजना? जलवाहक योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? कोलकाता से किया गया। ये सारे क्वेश्चन मत भूलना प्लीज़, कह रहा हूँ। सर्बानंद सोनोवाल ने जलवाहक योजना का शुभारंभ कोलकाता से किया दिसंबर 2024 में। इतनी बातें आपको रटी होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय, अब देखो इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट करने वाला, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 व राष्ट्रीय जलमार्ग 16, इनके बारे में जानते हो तुम लोग? देखो, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना, ये कहाँ है आपका? ये आपका हो गया गंगा नदी पे। ठीक है, तो ये आपको गंगा नदी पे है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आपका कहाँ है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बीपी लिख लो। ठीक है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 16 ये आपकी बराक रिवर पे है। ठीक है, तो बराक नदी पर है, तो इन सब के नाम याद रखिएगा। तो देखो, अब इनसे क्या होने वाला, ये सहायक होने वाले हैं। तो इसके लिए जो NW1, NW2, NW16 के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब लंबी दूरी के कार्गो परिवहन होंगे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाने वाला है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर कोलकाता से पटना खंड के लिए देखो, अब ये भी देख ही लो, अब यहाँ तक आए हो। तो जो NW1 है पर कोलकाता से पटना खंड के लिए पारगमन समय 7 दिन निर्धारित किया गया है। और पटना से वाराणसी के लिए देखो, पटना से ये आपको समय याद रखने की जरूरत नहीं है, 5 दिन पारगमन समय, तथा कोलकाता से वाराणसी के लिए पारगमन समय 14 दिन निर्धारित किया गया। बस पढ़ लो, अगर डाटा अवेलेबल है तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम वाला कब सनक जाए आपको पता नहीं। तो 15 दिसंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 जहाज भी लॉन्च किए। इन तीनों जहाज को देखो, MV त्रिशूल, एक MV त्रिशूल हो गया, एक MV AI हो गया, ठीक है, एक MV होमी भाभा हो गया। इनको भी कहाँ? कोलकाता से रवाना किया। मैं अभी इमेज दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो 3 जलमार्ग हो गए इस योजना से रिलेटेड और 3 जहाज हो गए। और सबको कहाँ से? और आपकी योजना का नाम है जलवाहक योजना, सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च करने वाले हो गए। कोलकाता जगह हो गई। जहाज कौन हो गए? MV त्रिशूल हो गया, MV AI हो गया, MV होमी भाभा हो गए। तो 3 जहाज, 3 जलमार्ग, 1 मंत्री, 1 योजना, 1 जगह, कोलकाता। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये राष्ट्रीय जलमार्ग, देखो ये दोनों जलमार्ग के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, तो राष्ट्र जो NW1 है आपका, NW1 है, ये कहाँ? गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है। ये कहाँ से कहाँ तक? तो हल्दिया से प्रयागराज, प्रयागराज से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक ये मतलब आपका मार्ग है। लंबाई कितनी? 1620 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। कवर कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लो। अगर याद कर लोगे तो याद करोगे एग्जाम में कि सर ने कहा था और हमने ये क्वेश्चन बना लिया, और अगर नहीं याद करोगे तो पछताने वाले हो तुम एग्जाम में। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, धुबरी से शादिया, धुबरी टू शादिया है ना, धुबरी असम में, शादिया भी असम में। तो इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और असम राज्य में ये पूरी तरह से उपस्थित है। ठीक है, तो अगर कोई पूछा जाता है केवल एक राज्य में कौन सा है, तो NW2। ठीक है, चलो, तो ये देखो तीनों जहाज लाइन से खड़े हुए हैं। इन तीनों को लॉन्च करने वाले सर्बानंद सोनोवाल जी, तो इनका नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो टॉपिक नंबर 30 करते हैं आज की क्लास का। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं तथा 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। ये देख लो अब यार तुम लोग, अभी ये तो भाजपा के, जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तब भाजपा जीत गई है, आप सबको पता है वहाँ पर। ठीक है, तो 19 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता, तो रेखा गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी के नाम से आप जानते हो ना, बी से, अच्छा लिख नहीं जा रहा, बीजेपी द्वारा दिल्ली विधायक दल का नेता चुना गया। मतलब दिल्ली की तरफ से इन्होंने बीजेपी का नेता रेखा गुप्ता चुना गया और इनको बना दिया गया है क्या? इनको बना दिया गया चीफ मिनिस्टर,
मुख्यमंत्री बनी हैं, चौथी नंबर की महिला, ठीक है, दिल्ली की। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पूर्व सुषमा स्वराज बन चुकी हैं, शीला दीक्षित बन चुकी हैं, अतीशी मुख्यमंत्री अभी जो जिनको रिप्लेस किया है, ये आप पार्टी से थी, इन्हीं को रिप्लेस करके ये बनी हैं, ठीक है। भाजपा विधेयक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो दिल्ली विधानसभा का जो अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को चुना गया। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटें प्राप्त हुई, जो मतलब है पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बना रही थी, सीधे सिर्फ 22 सीटें मिली आम आदमी को। आप समझ सकते हो कितनी बुरी हालत से आम आदमी पार्टी इस बार हारी यहाँ दिल्ली में। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 60.54% मतदान हुआ यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग सीट से, देखो ये कहाँ किस सीट से, ये सीट का नाम ध्यान रखिए आप लोग। तो दिल्ली की जो शालीमार बाग सीट है यहाँ से विधायक बनी, ठीक है। तो ये देखिए इनका आप चित्र देख लो, ये है श्रीमती रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, 4th CM, वुमेन CM, ठीक है। चलो ये ध्यान रखिएगा, भाजपा दिल्ली में भाजपा सरकार, बधाई हो भैया। चलो आज के कुछ सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो देखो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्ध उड़ीसा का लक्ष्य क्या रखा गया है, ठीक है। हमें आज की क्लास में किया है। अगर अब आपको क्लास पीछे करनी पड़ रही तो समझ लो आपने क्लास सही से नहीं करी। आपको पता होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत को सर्वाधिक मात्रा में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कौन करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना 100वां प्रक्षेपण किस वाहन से किया था और क्या लॉन्च कर रहे थे? उपग्रह का नाम भी बताना है, ठीक है। तो उपग्रह का जो नाम है वो भी लिखना तुम लोग, ये भी बताना, ठीक है। और बताना कुछ तुम, एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से, मैक्सिमम जो वन और, ठीक है, तो वनावरण है, ठीक है, तो वन और क्या कह सकते हैं आप, फॉरेस्ट कवर एरिया जो मैक्सिमम, वो सबसे सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? चलो उसको छोड़ दो अभी, चलो इतने ही तीनों क्वेश्चन करो तुम लोग, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन करके दो, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगले टॉपिक करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। यार PDF तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है फ्री में, वही, ठीक है। इसी बात पर तुम लाइक कर सकते हो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाली है। कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इट डजेंट मैटर कि आपका UPSC है या आपका SSC है या आपका NTPC या ग्रुप D, कोई भी एग्ज़ाम हो, पेट, UP SSC पेट, हर एग्ज़ाम में एक काम आने वाली ये क्लास, तो आप ध्यान से किया करो। सो चलो दैट्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।